नमस्कार दोस्तों, सिविल जॉब एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शशांक अग्रवाल। आज से हम एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। ये हमारे प्रारंभिक परीक्षा के इकाई 2 का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, जैसा कि पूर्व परीक्षाओं में हमने देखा है कि मध्य प्रदेश की इकाई 2 वाले भाग से, जिसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की संपूर्ण संस्कृति और साथ ही साथ कुछ साहित्य के पोर्शन जोड़े गए हैं। पिछली परीक्षाओं में 10 से 12 प्रश्न आए हैं। तो हमारे प्रारंभिक परीक्षा के सिलेक्शन लेने के लिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, या सबसे इंपॉर्टेंट ना भी कहे तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य है। मेरे साथ इस लेक्चर में आप शुरू से अंत तक बने रहिए। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश का इतिहास का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर आज समझेंगे। साथ ही साथ हम यह समझेंगे कि हमें मध्य प्रदेश का इतिहास की पढ़ाई किस तरीके से करनी है, हमें आगे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जिससे हमें मध्य प्रदेश के इतिहास की पूर्ण जानकारी होगी। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे सॉल्व कैसे करना है। यह एक जनरली जितने छात्रों से अभी तक मैं मिला हूं, मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा के छात्रों के लिए मध्य प्रदेश का इतिहास एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है। इसको मेरी तरफ से कोशिश रहेगी जितना सरल से सरल करके पढ़ाया जा सके, मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने देखा मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, जो आज का हमारा टॉपिक है। पूरा हम इसको नए सिलेबस के अनुसार पढ़ने वाले हैं। इकाई 2 का ये पार्ट है। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा सिलेबस जानते हैं कि इकाई 2 में वास्तविकता में हमसे पूछना क्या चाह रहा है। यूनिट 2 का हमारा पार्ट। तो देखिए, मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा में जो सिलेबस दिया गया है, इसकी शुरुआत हो जाती है मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं और राजवंश। देखिए, सिर्फ एक लाइन में मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा या आयोग ने, हमारे लोक सेवा आयोग ने मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाओं के विषय में लिख दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ इतिहास की प्रमुख घटनाएं लिख देने से काम नहीं बनता। अगर आप पूरा सिलेबस ध्यान से देखोगे तो हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास की शुरुआत प्रागैतिहासिक काल से होती है ना, प्री हिस्टोरिक एरा से। प्री हिस्टोरिक जनरली आप देखोगे भारत का इतिहास हम सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़ना चालू करते हैं, लेकिन चूंकि हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास इससे भी प्राचीन है, कहा जाता है कि जिस आधुनिक मानव के काल में हम आज वर्तमान में जी रहे हैं, इसकी शुरुआत ही हुई थी प्री हिस्टोरिक एरा से। और कहा जाता है कि प्रारंभिक आधुनिक मानव ने हमारे मध्य प्रदेश में नर्मदा की घाटी में जन्म लिया था। आपने शायद नाम सुना होगा उस स्थल का, हथनौरा, जिसकी खोज एच.डी. सांकलिया साहब ने की। और एच.डी. सांकलिया साहब ने हथनौरा में खोज करके ये बताया था, एक खोज की है मानव की खोपड़ी की। और इस खोपड़ी से आकर आपको जानकारी मिलेगी, तो ये जो खोपड़ी है ना, इसको नर्मदा मानव का संज्ञा दिया गया है और कहा गया है कि ये खोपड़ी आज से लगभग 10,000 साल पूर्व की है, जब पहले आधुनिक मानव ने पृथ्वी में जन्म लिया था। तो मध्य प्रदेश के इतिहास की शुरुआत 10,000 साल पहले से चालू होती है। वहां से चालू करके हम मध्य प्रदेश का इतिहास आधुनिक काल तक आएंगे और मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम मेंस का सिलेबस उठा के देखें तो मेंस के सिलेबस में 25 रियासतें ऐसे वर्णित की गई है। इकाई 2 में 19 रियासतें और इकाई 5 में 6 रियासतें, कुल मिलाकर 25 ऐसी डायनेस्टी है। इसके अतिरिक्त कुछ 5-6 डायनेस्टी और हैं जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में नहीं लिखी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो मध्य प्रदेश में ना रियासतों की संख्या लगभग 32 से लेकर 35 तक राजवंश होते हैं। तो हमें इन राजवंशों के विषय में प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या जानकारी चाहिए, इसके विषय में हम पूरा पढ़ाई करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक होगा मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं और राजवंश। हम दूसरे टॉपिक में प्रवेश करते हैं। दूसरा टॉपिक चालू होता है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। इसकी कहानी भी ना मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी 1857 की क्रांति से चालू होती है, लेकिन मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी 1857 की क्रांति से पहले होने वाले 1842 के बुंदेला विद्रोह, और शायद उसके भी थोड़ा सा अगर हम पहला जाना चाहें तो मध्य प्रदेश में भील विद्रोह हुआ था। भील विद्रोह से मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत होती है, जो कहानी जाती है 1947 तक के इतिहास तक। तो मध्य प्रदेश में सिर्फ ये 2 टॉपिक ही कहने के लिए मात्र सिर्फ 2 टॉपिक हैं, लेकिन यह मध्य प्रदेश का संपूर्ण इतिहास का वर्णन
कर देते हैं। क्लियर। फिर तीसरे नंबर का पार्ट है मध्य प्रदेश में कला के विभिन्न प्रारूप और स्थापत्य कला। ठीक है, तीसरा टॉपिक क्या है, मध्य प्रदेश में प्रमुख कला और स्थापत्य कला। जब हम कला के विषय में आएंगे तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल से बताऊंगा। कला हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिव्यक्त रूप होता है, और सिर्फ कला अगर हम लिख दें प्रमुख कला, तो इस कला में ही ना लगभग 8 प्रकार की अलग अलग कलाओं के विषय में हमें पढ़ना होता है। ये कलाएं कौन कौन सी है, जैसे होती है नृत्य कला, गायन कला, नाट्य कला, चित्रकला, संगीत कला, है ना। फिर उसके बाद आपके शिल्प कला, स्थापत्य कला, वास्तुकला। ऐसे करके अगर देखा जाए ना तो कला के प्ररूपों की जो परिभाषा है अगर हम देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा कला है। नृत्य, गायन, नाट्य, चित्र, संगीत, है ना। संगीत कला, संगीत लिख दिया, शिल्प कला, स्थापत्य कला, वास्तुकला, मतलब कला के कई प्रारूप हो सकते हैं। तो अगर हम मध्य प्रदेश में कला के प्रमुख कला और साथ ही साथ इन्होंने स्थापत्य कला को अलग से डिफाइन कर दिया है, तो इट मीन्स दैट स्थापत्य कला को हमें डिटेल से पढ़ना है, साथ ही सभी कलाओं को जानना है। क्लियर। फिर चौथी यूनिट, मध्य प्रदेश की जनजातियां और उसकी बोलियां। जनजातियां मैं आपको अलग से यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता हमें फिर से नहीं है। मध्य प्रदेश की जनजातियां और जनजातीय बोलियां इकाई 10 में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो वहां पे हम इकाई 10 के साथ यूनिट 10 के साथ इसकी पढ़ाई करेंगे। तो आपको यहाँ पे उस इकाई 10 के वाले टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे हम इकाई 4 की चर्चा नहीं करेंगे। फिर उसके बाद 5वें नंबर का पार्ट है इसका, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कला और लोक साहित्य। ठीक है, यहाँ पे हम पुनः मध्य प्रदेश की लोक कला और संस्कृति में प्रवेश करेंगे या लोक संस्कृति में प्रवेश करेंगे, और इसमें हम मध्य प्रदेश के त्योहारों के विषय में जानेंगे। मध्य प्रदेश में अगर हम मुख्य त्योहारों के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में निमाड़ हो, चाहे मालवा हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे बघेलखंड हो, या मध्य प्रदेश की जनजातियां हो, मध्य प्रदेश में हजारों की संख्या में पर्व और त्योहार मिलते हैं। तो हम यहाँ पे मध्य प्रदेश के त्योहार, फिर उसके बाद लोक संगीत, लोक कलाएं और लोक साहित्य, इन सबों के विषय में विस्तार से जानेंगे। फिर उसके बाद छठा टॉपिक है मध्य प्रदेश के साहित्यकार और उनकी कृतियां। जब हम मध्य प्रदेश के साहित्यकारों की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे एनटीपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा में सिलेबस तो डिफाइन नहीं कर रखा, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में सिर्फ साहित्यकार अगर देखें तो प्राचीन काल में मध्य प्रदेश में 4 साहित्यकार हैं, कालिदास, भर्तृहरि, भवभूति और बाणभट्ट। जब हम मध्यकाल में आते हैं तो हमारे मध्यकाल में हमें 3 साहित्यकार देखने को मिलते हैं, केशवदास, पद्माकर और भूषण। और जब हम आधुनिक काल में आते हैं तो मध्य प्रदेश में 15 से अधिक आधुनिक कालीन साहित्यकार हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, गजानन माधव मुक्तिबोध, बालकृष्ण शर्मा नवीन, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, मुल्ला रामू जी, ऐसे करके एक लिस्ट है पूरी। जब हम इस टॉपिक में आपको आएंगे तो अब आपको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश के हमारे प्रमुख साहित्यकार, जिनकी संख्या 15 से ज्यादा है। क्लियर। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल। तो मध्य प्रदेश में जब हम पर्यटन स्थल वाले टॉपिक में आएंगे तो हम जिले वाइज अध्ययन करेंगे, जिला सीरीज के तहत, कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से पर्यटन स्थल है जो हमें जानने हैं। फिर मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल, हमारे मध्य प्रदेश में 3 विश्व धरोहर और ओरछा को चौथा जोड़ा गया है। तो हम यहाँ पे सांची, भीमबेटका और साथ ही साथ खजुराहो के मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में अपन ओरछा को एक पवित्र शहर के रूप में पढ़ने वाले हैं। फिर मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व, ये वाला टॉपिक हम यूनिट 10 के साथ पढ़ेंगे। तो यूनिट 10 और ये चौथा और 10वां 9वीं यूनिट है जो यूनिट 10 का पार्ट है, तो वहां पे मैं इसको पढ़ाऊंगा। शेष हम इस टॉपिक को बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। क्लियर। इस लेक्चर में आप मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। इस लेक्चर के बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, हमारी एमपीपीएससी में अगर यूनिट 10 से 10 प्रश्न आएंगे तो 10 में से हमारे 9 प्रश्न हमारे लेक्चर से होंगे। आप अपनी कॉपी किताब लेके बैठेगा, अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठेगा, क्योंकि इसको पढ़ाने के लिए मैं किसी एक पुस्तक को फॉलो नहीं कर रहा हूं, लगभग 7 से 8 पुस्तकों को फॉलो किया है। पिछले 10 वर्षों से मैं लगातार एमपीपीएससी पढ़ा रहा हूं, तो पूरे 10 वर्षों के अनुभव के साथ मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैंने जो इसका कंटेंट तैयार किया है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है,
तो आप शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिए और हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ये सिलेबस आपको मुझे लगता है समझ में आ ही गया होगा। ये सिलेबस क्या था? तो देखिए ये सिलेबस बहुत सिंपल सा सिलेबस है हमारे मध्य प्रदेश का। क्या हुआ, ये सिलेबस ना अगर आप घबराने का सकता नहीं है कि हमें कितनी ज्यादा चीजें पढ़नी है, ये सारी चीजें पहले भी हमारे सिलेबस में थी, जो पूर्व का सिलेबस था जिसमें सिर्फ मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य सिर्फ नाम लिख दिया था। बस आयोग ने ना सिलेबस क्या कर दिया है, खोल के रख दिया है, एक एक टॉपिक को उन्होंने डिटेल से बता दिया है। ठीक है, अर्थात हमारा ये सिलेबस पुनः, मतलब कहने का मतलब ये सिलेबस कोई नया सिलेबस नहीं है जिसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ रहा है। ये सिलेबस पूर्व में ही था और इसको बस क्या कर दिया है आयोग ने, एक व्यवस्थित स्वरूप देने का प्रयास किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। देखिए सबसे पहले आज हम थोड़ा सा चर्चा बस करेंगे, पढ़ाई हमारे अगले लेक्चर से चालू होगी, है ना। अगले लेक्चर में मैं आपको फैक्ट्स बताना चालू करूंगा, पढ़ाई तो वैसे आज से ही चालू हो रही, अगले लेक्चर में। देखिए अगर हम बात करें चाहे भारत के इतिहास की या मध्य प्रदेश के इतिहास की, इतिहास सामान्यतः 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का इतिहास भी 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक होता है प्राचीन काल का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। प्राचीन मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्यकालीन मध्य प्रदेश का इतिहास और आधुनिक मध्य प्रदेश का इतिहास। आप किसे कहोगे प्राचीन मध्य प्रदेश का इतिहास? देखिए मध्य प्रदेश के इतिहास की शुरुआत, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, प्रागैतिहासिक काल से होती है, प्री हिस्टोरिक एरा से। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक एरा है ना, प्री हिस्टोरिक एरा किस वर्ष से माना जाता है? तो कुछ इतिहासकारों का मानना है 10,000 वर्ष से पूर्व, तो कुछ इतिहासकारों का, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि प्री हिस्टोरिक एरा जो होता है वह 10 लाख वर्ष पूर्व। सामान्यतः इस एरा को इनफाइनाइट कहा जाता है कि इसका कोई प्राचीन काल नहीं जाना से लेकर, यहां से लेकर कहां तक का इतिहास हम प्राचीन मध्य प्रदेश में रख सकते हैं। तो जब मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करें तो मध्य प्रदेश में प्राचीन कालीन रियासतों में गुर्जर प्रतिहारों के उत्थान से पूर्व, मतलब गुप्तोत्तर काल तक का इतिहास जो है ना, मतलब आप अगर एरा में बात करो तो लगभग 7वीं सदी का इतिहास, है ना, 7th सेंचुरी का इतिहास या 10 लाख वर्ष पूर्व, बीसी से बिफोर क्राइस्ट, है ना, 7th AD, है ना, का इतिहास जो होता है, 7th AD 7वीं सदी का इतिहास जो होता है, वह मध्य प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में हम प्राचीन मध्य प्रदेश का इतिहास जान सकते हैं, प्राचीन मध्य प्रदेश के इतिहास के रूप में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत आगे हम पुनः प्राचीन मध्य प्रदेश को डिफाइन करेंगे, पहले समझ लो। इसके बाद आता है मध्यकालीन मध्य प्रदेश। देखिए मध्यकालीन मध्य प्रदेश क्या, इतिहास का वह कालक्रम जिसकी शुरुआत 7वीं सदी के बाद होती है। मतलब अगर हम मध्य प्रदेश में आएंगे तो आपको एक एग्जैक्ट बताऊंगा कि गुर्जर प्रतिहारों का मध्य प्रदेश में उत्थान होता है और एक त्रिपक्षीय संघर्ष होता है कन्नौज की लड़ाई को लेकर, और इस लड़ाई का प्रमुख केंद्र हमारा मध्य प्रदेश बनता है। तो गुर्जर प्रतिहारों के उत्थान से लेकर, मतलब 7th सेंचुरी से लेकर, 7वीं सदी से लेकर कहां तक का इतिहास हम मध्य प्रदेश में मिडाइवल में रख सकते हैं? मध्य प्रदेश में अनेक रियासतें थी, जैसे बुंदेला रियासत, बघेला रियासत, फिर गोंडवाना रियासत, फिर इसके बाद हम देखेंगे होलकर, सिंधिया और भोपाल जैसी रियासतें, है ना। मध्यकाल में अगर हम देखें तो चंदेल थी, परमार थी, फारूकी थे, मध्य प्रदेश के गौरी थे, मध्य प्रदेश के खिलजी थे, ऐसे कई रियासतें थी जिनका अंत जो है वह 1857 की क्रांति में हो जाता है। ठीक है, कुछ ही रियासतें अपने वर्तमान स्वरूप में जिंदा रहती है। तो मध्य प्रदेश में ना 7वीं सदी से लेकर 1857 की क्रांति तक का इतिहास जो है ना, 1857 की क्रांति तक का इतिहास, इसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम मध्यकालीन मध्य प्रदेश का इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश के रूप में हम देख सकते हैं। और थर्ड पार्ट है
मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का मॉडर्न हिस्ट्री कहां से चालू होती है? तो मध्य प्रदेश में मॉडर्न हिस्ट्री 1857 की क्रांति यहां से चालू होगी मध्य प्रदेश में, और इसकी शुरुआत 1947 में भारत की आजादी और 1956 में मध्य प्रदेश के गठन। तो 1956 तक का जो हम इतिहास पढ़ेंगे वे मध्य प्रदेश का गठन, यहां तक का इतिहास जो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में वो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश होगी। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया। हम मध्य प्रदेश के इतिहास को 3 पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा हमारा इनफाइनाइट मतलब अनंत काल से 10 लाख वर्ष पूर्व से, है ना, प्री हिस्टोरिक एरा पूरा ऐतिहासिक काल से लेकर, और 7th AD है ना 7वीं सदी तक का इतिहास होगा, वो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश होगा। फिर 7th सेंचुरी से लेकर 1857 की क्रांति, लगभग ये काल होता है 8 और 3 11 वर्ष 1100 सालों का इतिहास जो होता है वो मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश होता है। और 1857 की क्रांति से लेकर 1956 में मध्य प्रदेश के गठन तक का इतिहास जो होता है यह मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। इसी का पार्ट होता है मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन, तो मध्य प्रदेश में जो भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए वह इसी का पार्ट हुए। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब सबसे पहले आज आपको जानना है प्राचीन मध्य प्रदेश का इतिहास क्या था। देखिए, प्राचीन काल का इतिहास की शुरुआत जैसा कि मैंने बताया, भारतीय इतिहास में ना जब सबसे पहला आप काल पढ़ते हो तो वह सिंधु घाटी की सभ्यता से शायद पढ़ना चालू करते हो। हमारे सिलेबस एमपीपीएससी के सिलेबस में भी सिंधु घाटी की सभ्यता से है। लेकिन जब हम मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास के इस काल की शुरुआत मतलब प्राचीन मध्य प्रदेश की शुरुआत उसके भी पहले से होती है। अर्थात कब से होती है? मध्य प्रदेश में प्राचीन एवं पुरातन संस्कृति पाषाण युग से होती है, जब मानव पशुओं की भांति जंगलों और गुफाओं में रहते थे और अपना जीवन व्यतीत करता था। है ना? हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश कहां से चालू होता है? एंशिएंट कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश इज ऑफ द स्टोन एज। एट दिस टाइम लाइक एनिमल्स ह्यूमंस लिव्ड देयर लाइव्स एंड फॉरेस्ट केव्स एंड ट्रीज। सिंपल, मानव पशुओं के समान जंगलों में रहता था, अपना जीवन यापन करता था, और उसी के जैसे ही मतलब धीरे धीरे आपको भी पता होगा आदि मानव से आधुनिक मानव का जन्म हुआ। मध्य प्रदेश हमारा आधुनिक मानव की जन्म स्थली है। ठीक है, एचडी शंकरिया द्वारा जो खोज की गई और इसे सिद्ध भी किया गया है कि किसी आधुनिक मानव ने अगर जो जन्म लिया था तो वह हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदा के तट पर लिया था। कहां से चालू होती है? तो इस काल की जानकारी अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में पुरातात्विक साक्ष्यों से होती है। अच्छा, प्राचीन इतिहास को ना पूरे 3 भागों में हम बांट सकते हैं। एक प्रागैतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल, है ना। प्राचीन इतिहास को पुनः 3 भागों में बांटकर आप पढ़ सकते हो या हम पढ़ेंगे। जैसे प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिक टाइम, फिर आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक टाइम और फिर हिस्टोरिकल टाइम, है ना। अब देखो कौन कौन सा होता है। सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल, है ना। मैं प्रागैतिहासिक काल इस रूप में आपको अलग से समझा देता हूं एक नोटपैड में। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह कालक्रम है जब, देखिए इतिहास, एक मिनट बच्चों, देखिए प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह कालक्रम है जब मानव पशुओं की भांति जंगलों में रहता था, है ना। प्रागैतिहासिक ये सिंपल सा है, आपको मैं बताता हूं।
प्राचीन मध्य प्रदेश, यहां से चालू करते हैं। प्राचीन मध्य प्रदेश का इतिहास, है ना, प्राचीन मध्य प्रदेश का इतिहास। अगर हम प्राचीन काल को इतिहास के अनुसार या इतिहासविदों के अनुसार बांटे तो प्राचीन काल का जो इतिहास है वह 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक, एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा होता है ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल एरा, है ना। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, यही से हम शुरू करते हैं। पहला होता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। देखिए, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? इतिहास का वह कालक्रम, सिंपल सा समझिएगा, इतिहास का वह कालक्रम जब मानव जो है सामान्यतः जंगलों में रहा करते थे, जीवन यापन करने के लिए पशु पक्षियों का शिकार किया करता था। इस काल की अगर हमें मतलब कहा जाए तो इस काल में ना लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। लिपि की खोज नहीं हुई थी, है ना। मानव पशुओं की भांति जंगलों में रहता था। फिर उसके अतिरिक्त ध्यान देने वाली बात है, तो लिपि की चूंकि खोज नहीं हुई तो हमें इस काल के इतिहास की जानकारी कैसे लगती है? देखिए, इस काल के इतिहास की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है ना, इस काल में अगर हमें इतिहास को जानना है तो इस काल में खुदाई से प्राप्त अवशेषों से सिर्फ इस काल की जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। तो इस काल की जानकारी के लिए हमें खुदाई से प्राप्त जो अवशेष है, खुदाई से प्राप्त अवशेष, सिर्फ उससे से हमें इस इतिहास के काल की जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर? तो इस काल को किस नाम से जाना जाता है? प्रागैतिहासिक काल से जाना जाता है। अच्छा, इतिहास में अब कौन सा काल कहलाएगा प्रागैतिहासिक काल? तो मैंने बताया कि कहा जाता है कि पृथ्वी पर पहले मानव ने 10 लाख साल पहले जन्म लिया था, है ना। 10,000 साल पहले मानव ने आग की खोज इत्यादि करना चालू कर दिया था। फिर वही एक आविष्कार, तो माना जाता है कि इनफाइनाइट या कुछ इतिहासकारों के अनुसार 10 लाख साल पहले से 10 लाख साल पहले से लगभग 4000 ईसा पूर्व, है ना, का इतिहास जो होता है 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक का इतिहास, इसको प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। क्लियर? इतिहास का दूसरा कालक्रम होता है, इसे कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? सिर्फ एक परिवर्तन समझिए, आद्य ऐतिहासिक काल में मानव ने लिपि की खोज कर ली थी। यहाँ पे लिपि की खोज नहीं हुई थी, यहाँ पे मानव ने लिपि की खोज कर ली थी, लेकिन आज भी इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। साथ ही साथ मानव का समुदाय का विकास हो गया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट हो गया था, है ना। समुदाय का विकास हो गया था, अर्थात मानव ने समूहों के रूप में रहना सीख लिया था। मानव ने आग की खोज कर ली थी, आग की खोज, फिर पहिए की खोज, है ना, धातुओं का आविष्कार, धातुओं इत्यादि की खोज हो गई थी। तो ये इतिहास का काल जो होता है वो आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों द्वारा 2 कालों को आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में रखा गया है। कौन कौन से ये काल है? एक काल है सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, और दूसरा है पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल। ये 2 काल जो रखे जाते हैं वह आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में रखे जाते हैं। क्लियर? अब हमें इतिहास की जानकारी कैसे मिलती है? इस काल की जानकारी, तो इस काल की जानकारी मतलब स्रोत हमें क्या है? तो इस काल की जानकारी के लिए लिपि तो हमें मिल गई है खुदाई से, लेकिन इसे चूंकि पढ़ा नहीं जा सका है, तो इस काल की जानकारी भी हमें खुदाई से प्राप्त अवशेषों से ही मिलती है।
और कौन सा काल, तो लगभग 4000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का जो इतिहास है ये माना जाता है आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में। क्लियर। अब तीसरा काल होता है मध्य प्रदेश के इतिहास का ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या, ऐसा काल जिसमें मानव द्वारा लिपि का आविष्कार भी कर दिया गया था। ऐतिहासिक काल, इतिहास के इस कालक्रम में मानव ने लिपि की खोज कर ली थी। लिपि की खोज, ठीक है। फिर उसके बाद इसे पढ़ा भी जा सका है, पढ़ा जा सका है ना। ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की गई, ऐतिहासिक ग्रंथ है ना। प्रमुख अभिलेख बनाए गए, तो अभिलेखों की रचना की गई। ये सारी चीजें हैं जो ऐतिहासिक काल की प्रमुख घटनाएं हैं, जहां से माना जा सकता है कि इन सब चीजों की स्टार्टिंग से ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है। तो ऐतिहासिक काल, इतिहास का जो काल होता है वह उत्तर वैदिक काल से, मतलब 1000 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक का जो इतिहास आप मान सकते हो, यह इतिहास में ऐतिहासिक काल के नाम से जाना गया। ठीक है, तो यहां तक की बात समझ में आई। अब कल के लेक्चर में हम चालू करेंगे मध्य प्रदेश के प्राग ऐतिहासिक काल। तो इतनी बात आपको समझ में आई। मैं आज का काल सिर्फ आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि हम मध्य प्रदेश के इतिहास को किस रूप में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास की पढ़ना प्रागैतिहासिक काल से। जब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से ऐसे स्थल है, कहां कहां मध्य प्रदेश में खुदाई हुई है, और इन खुदाई के प्राप्त अवशेषों से हमें मध्य प्रदेश के विषय में क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ है, हथनौरा है, आपके भीमबेटका जैसी गुफाएं हैं, जहां से मानव के प्राचीनतम साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं। तो मध्य प्रदेश के इतिहास की शुरुआत प्रागैतिहासिक काल से। फिर आद्य ऐतिहासिक काल अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सिंधु घाटी का कोई भी स्थल तो हमें नहीं मिला, लेकिन वैदिक काल के बहुत सारे प्रमाण हमारे मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। फिर चालू होगा मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक काल, जहां से हम विभिन्न रियासतों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे, जैसे गढ़विल रियासत, हम नाग वंश, उच्चकल्प वंश, परिव्राजक वंश, औलिकर वंश। ठीक है, और इसके साथ ही हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास बढ़ते बढ़ते 1956 तक के इतिहास तक आएगा। तो मेरे साथ इस लेक्चर में आप बने रहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर में, या उम्मीद करते हैं, मैं पूरे विश्वास से आपको बताता हूँ कि इस लेक्चर के साथ मैं आपको पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का इतिहास एकदम सरल तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, लास्ट में आते आते आपको ऐसा फील होगा कि मध्य प्रदेश का इतिहास तो कुछ था ही नहीं जिसके लिए हम इतना परेशान हो रहे थे। तो मिलते हैं चलिए अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।